हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं पीएन संधि डायोड का पूर्ण तरंग दिष्टकारी रूप। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था अर्ध तरंग दिष्टकारी रूप। और प्यारे प्यारे भाइयों, मेरे छोटे भाई बहन, यदि आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना। और यदि आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा होगा तो प्लीज़ चेक कर लिया करो, क्योंकि डेली 2 से 3 वीडियो अपलोड कर देता हूँ। व्यूज़ नहीं आते क्योंकि यूट्यूब नोटिफिकेशन नहीं देता और आप लोगों तक नहीं पहुँच पाता। आप लोग कहते होंगे कि सर अलग अलग वीडियो बना रहे हैं, बीच का गैप कर देते हैं। तो प्लीज़ एक बार आप नोटिफिकेशन चेक कर लिया करो, या तो चैनल में जा करके वहाँ से वीडियो देख लिया करो। ठीक है, शाम वक्त में एक बार आप चेक कर लो कितनी वीडियो अपलोड है और आप लोग पढ़ाई कर लो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन ये कैसा पूछा जाएगा, तो पूछा जाएगा कि दिष्टकरण क्या है। विद्युत परिपथ खींचकर पीएन संधि डायोड की पूर्ण तरंग दिष्टकारी की क्रिया विधि समझाइए। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, दिष्टकरण क्या है, विद्युत परिपथ खींचकर पीएन संधि डायोड की पूर्ण तरंग दिष्टकारी रूप में क्रिया विधि को समझाइए। या कि क्वेश्चन ऐसा आएगा कि पीएन संधि डायोड के लिए निम्न बिंदुओं पर पूर्ण तरंग दिष्टकारी के लिए विचार कीजिए या स्पष्ट कीजिए। नामांकित चित्र आ जाएगा, कार्य विधि आ जाएगा, निवेशी विभव और निर्गत विभव का आपको आरेख खींचने को पूछा जाएगा। तो थोड़ा सा वीडियो है ना लंबा हो जाएगा, तो आप लोग देखते चलें, मैं आपको पूरा विधिवत समझाऊंगा। तो आपको नामांकित रेखा चित्र में क्या करना है, इसको पूरा रेखांकित कर लेना है, चित्र बना देना है। इसके बाद इसमें बताना है कि कौन कौन सा क्या क्या चीज है। जैसा कि यहाँ पर टी दिख रहा है आपको, ये जो टी है स्टूडेंट, ये ट्रांसफार्मर है, वो भी अपचाई ट्रांसफार्मर। अपचाई ट्रांसफार्मर, ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो वोल्टेज को बढ़ाता है उसे उच्चाई ट्रांसफार्मर कहते हैं, लेकिन जो वोल्टेज को कम करता है उसे अपचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। तो यहां पर कौन सा ट्रांसफार्मर है, यहां पर ट्रांसफार्मर है अपचाई ट्रांसफार्मर है। ठीक, जो एस है एसी है, निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टता है, मतलब यहां से प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाया जाता है। यहां पर प्राथमिक कुंडली, द्वितीयक कुंडली दिख रही है। और यहां पर स्टूडेंट D1 और D2 दो पीएन संधि डायोड है, D1 और D2, क्योंकि हमको यहां पूर्ण तरंग लेना है, अर्ध तरंग नहीं। यदि एक D1 बस होता, D2 नहीं होता, तो अर्ध तरंग निकलता। लेकिन यहां पर दोनों है, तो एक बार ये D1 काम करेगा और एक बार ये D2 काम करेगा। इसलिए यहां पर दो पीएन संधि डायोड का प्रयोग किया गया है, क्योंकि पूर्ण तरंग लेना है। तो प्रथम अर्ध चक्र में D1 काम करेगा, द्वितीय अर्ध चक्र में D2 काम करेगा, और इन दोनों के बीच में लोड R जोड़ दिया गया है, लोड R है। अब आपको कार्यविधि कैसे समझना है, तो हेडिंग डालें कार्यविधि। थोड़ा सा यहां पे समझना है स्टूडेंट, ये आपका निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज है, जो श्रृंग और गर्त, श्रृंग और गर्त, श्रृंग और गर्त के रूप में चलता है, इस प्रकार से चक्करदार। ठीक, और ये निर्गत वोल्टेज है, ये हर बार है ना धनात्मक अर्धचक्र प्राप्त देगा, मतलब प्रथम अर्धचक्र में भी मिलेगा, द्वितीय अर्धचक्र में मिलेगा, इसलिए इसे पूर्ण तरंग दिष्टकारी रूप कहते हैं। इसके पहले मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूं अर्ध तरंग दिष्टकारी रूप का। यह है अर्ध तरंग दिष्टकारी रूप, कि आने वाला प्रथम अर्धचक्र, द्वितीय अर्धचक्र, फिर ऐसा क्रम चलता रहता है। तो एक बार मिला, एक बार नहीं मिला, फिर एक बार मिला, फिर नहीं मिला, तो ये अर्ध तरंग था। लेकिन इसके अपोजिट ये जो आपका डायग्राम है, ये पूर्ण तरंग है। तो कार्यविधि हेडिंग डालें और लिखना शुरू करें, समझने की कोशिश करें। जब ट्रांसफार्मर टी के प्राथमिक कुंडली में, जब ट्रांसफार्मर टी के प्राथमिक कुंडली में, समझने की कोशिश करना ना, जब ट्रांसफार्मर टी के प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती वोल्टता लगाया जाता है, तो द्वितीय कुंडली में भी प्रत्यावर्ती वोल्टेज प्रेरित हो जाता है। द्वितीय कुंडली में प्रत्यावर्ती वोल्टेज प्रेरित हो जाता है। प्रथम अर्धचक्र में, अब चित्र में आप समझो, यह है आपका प्रथम अर्धचक्र, यह आपका प्रथम अर्धचक्र। तो प्रथम अर्धचक्र में सिरा ए, ये धन है ना, तो धनात्मक पर है, और जब ए धनात्मक पर है तो बी क्या होगा, ऋणात्मक पर होगा। प्रथम अर्धचक्र में ए धनात्मक और बी ऋणात्मक पर है। तो जो D1 है अग्र बायस है, अग्र बायसित है, अग्र अभिनत पर है, और जो D2 है वो पश्च बायस पर है, पश्च अभिनत पर है, उत्क्रम अभिनत पर है। समझ रहे हैं स्टूडेंट, जो D1 है अग्र बायस है, और अग्र बायस के कारण लोड में से धारा प्रवाहित होता है, और D2 तो पश्च बायस है, D2 से धारा प्रवाहित होता ही नहीं है। मतलब एक में से भी धारा प्रवाहित किया, किंतु हमने R से निर्गत वोल्टेज प्राप्त किया कि नहीं, जी हां प्राप्त किया। तो यहां पर प्रथम अर्धचक्र में ये धनात्मक विभव पर, बी ऋणात्मक विभव पर है, इसलिए D1 अग्रवायसित है और D2 पश्चवायसित है, उत्क्रम अभिनत पर है। इसलिए D1 में से धारा प्रवाहित होता है और लोड R में से निर्गत वोल्टेज प्राप्त होता है। इसलिए जो आपका प्रथम अर्धचक्र धनात्मक पर था, फिर भी यहां पर निर्गत वोल्टेज प्राप्त हुआ। समझ गए।
चलिए द्वितीय अर्धचक्र में अब देखना, द्वितीय ऋणात्मक हो गया, ये ऋणात्मक है, ये ऋणात्मक है, तो द्वितीय अर्धचक्र में ए क्या हो गया, ऋणात्मक, और जब ए ऋणात्मक हो गया तो बी धनात्मक होगा, अपोजिट तो होगा। तो अब ए ऋणात्मक है तो ये पश्च अभिनति पर हो गया, लेकिन बी धनात्मक है इसलिए अग्र अभिनति में हो गया। तो अब द्वितीय अर्धचक्र में D1 में से धारा प्रवाहित नहीं होता, किंतु D2 में से धारा प्रवाहित होता है, क्योंकि D2 जो है अग्र अभिनत पर है, B जो है धनात्मक विभव पर होता है। आपको पता है प्यारे भाइयों, जब P का संबंध धनात्मक क्षेत्र से होता है तो अग्र बायस कहलाता है, और अग्र बायस में से धारा प्रवाहित होती है, इसलिए लोड R में से हमें निर्गत वोल्टेज प्राप्त होता है। और इस प्रकार से यह क्रम चलता रहता है और हमें निर्गत वोल्टेज पूर्ण तरंग के रूप में प्राप्त होता है। समझ गए? फिर से एक बार समझने की कोशिश करते हैं। ये आपके पास प्यारे भाई ट्रांसफार्मर है, इसकी प्राथमिक कुंडली, द्वितीय कुंडली। जब ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती बोर्डता लगाया जाता है तो द्वितीय कुंडली में भी क्या होता है, प्रत्यावर्ती विपरीत वोल्टेज उत्पन्न हो जाता है। प्रथम अर्धचक्र धनात्मक अर्धचक्र में ये धनात्मक पर है, और जब ये धनात्मक पर है और P का धन से संबंध मतलब अग्रबायस, अग्रबायस पश्च बायस का वीडियो देख लेना प्लीज, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, तभी ये समझ में आएगा। तो जब P का संबंध धन से है तो ये अग्रबायस, और जब अग्रबायस है तो धारा प्रवाहित होगा, और B तो भाई पश्च बायस पे है क्योंकि ऋणात्मक पे है। प्रथम अर्धचक्र में यदि ए धनात्मक में है तो बी ऋणात्मक में है, और जब ए धनात्मक में तो ए तो अग्र बायस में है और बी पश्च बायस में है, तो प्रथम अर्धचक्र में D1 से धारा प्रवाहित होगा, D2 से धारा प्रवाहित नहीं होगा प्यारे भाई, इसलिए लोड R में से हमें निर्गत वोल्टेज प्राप्त होगी, निर्गत वोल्टेज। और इसका सेम अपोजिट द्वितीय अर्धचक्र की बात आ जाएगी। द्वितीय अर्धचक्र में ए धनात्मक पर अब नहीं है, ए ऋणात्मक पर हो गया, और जब ए ऋणात्मक पर हो गया तो ये तो पश्च बायस हो गया, लेकिन जब ये ऋणात्मक पर है तो बी उल्टा हो गया, बी आपका धनात्मक पर हो गया, और जब धनात्मक और पी का संबंध धन से तो ये अग्र बायस पर हो गया, और जब अग्र बायस पर हो गया और ये पश्च बायस पर तो D1 से धारा प्रवाहित नहीं होती, किंतु D2 से धारा प्रवाहित होती है। इस कारण से लोड R में से द्वितीय अर्धचक्र में भी हमें निर्गत वोल्टेज प्राप्त होता है। इसलिए स्टूडेंट जो आपका प्रथम अर्धचक्र धनात्मक था तो D1 से निर्गत वोल्टेज, इसके बाद जब द्वितीय अर्धचक्र ऋणात्मक आ गया तो D2 से, पुनः D1 से, पुनः D2 से, यही क्रम लगातार चलता रहता है। और इस प्रकार से ये निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज हो गया, निर्गत प्रत्यावर्ती वोल्टेज हो गया। क्वेश्चन बोला था ना कि निवेशी और निर्गत प्रत्यावर्ती वोल्टेज को भी यहां पे समझाना है। तो एक बार सिंपल भाषा में फिर से समझते हैं कि जब ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती वोल्टता लगाया जाता है तो द्वितीय कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होता है। इतना क्लियर? अच्छा, प्रेरित धारा उत्पन्न, प्रेरित प्रत्यावर्ती वोल्टेज उत्पन्न हो गया। यहां पर प्रेरित वोल्टेज जो ए है प्रथम अर्धचक्र में धनात्मक है, और जब धनात्मक पर होता है P का संबंध तो अग्रबायस पे होता है, और अग्रबायस के कारण इसमें से धारा बहता है और लोड R में से निर्गत वोल्टेज मिलता है। किंतु प्रथम अर्धचक्र में बी ऋणात्मक होता है तो D2 पश्च बायस पर होता है, तो इसमें से धारा मिलती ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाती है बारी द्वितीय अर्धचक्र की। द्वितीय अर्धचक्र में क्या होता है, ए ऋणात्मक विभव पर हो जाता है, और ए जब ऋणात्मक विभव पर होता है तो इसके अपोजिट बी धनात्मक विभव पर हो जाता है। बी धनात्मक विभव पर है, इसलिए ये जो D2 है वो आपका हो जाएगा स्टूडेंट क्या, ये अग्र बायस हो जाएगा, और D1 जो हो जाता है पश्च बायस हो जाता है। तो अब D2 से नहीं जाएगा, द्वितीय में D1 से नहीं जाएगा क्योंकि ये पश्च बायस में, D2 से जाएगा क्योंकि ये अग्र बायस में है, और इस अग्र बायस के कारण निर्गत वोल्टेज C से D की ओर लोड R के रूप में प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज दोनों अर्धचक्रों में से लोड R में से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, और PN संधि डायोड से पूर्ण तरंग दिष्टकारी रूप प्राप्त होता है। इस कारण से इसे PN संधि डायोड का पूर्ण तरंग दिष्टकारी कहते हैं। ये उपयुक्त परिपथ में आपका क्या है, निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज और निर्गत प्रत्यावर्ती वोल्टेज। तो इस प्रकार से स्टूडेंट आप लोगों ने समझ लिया PN संधि डायोड के लिए पूर्ण तरंग दिष्टकारी रूप। आप लोगों को ट्रांजिस्टर भी समझाऊंगा, पूरा कोशिश करूंगा बेहतरीन ढंग से समझाने की। मैं यही कोशिश करता हूं कि आपको 100% दे सकूं, जितना मुझसे हो सकता है मैं उतना आपको दे सकूं,
और यदि वीडियो पसंद आया करे तो प्लीज़ शेयर कर दिया करें। यदि मेरा मेहनत आपको अच्छा लगता है तो बस इतना हेल्प करें, आप 2 दोस्त को भी शेयर करेंगे ना, बहुत बड़ा हेल्प होगा। उन्हें कहें पढ़ें, बच्चों को अपने साथ में दोस्तों को बताएं बेहतरीन ढंग से पढ़ाई हो रहा है तो आप लोगों को और थोड़ा कुछ बेनिफिट मिलेगा, साथ में आपके साथियों को भी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट आप अच्छा से पढ़ लिए और अपने दोस्त को नहीं बताए, कहीं आगे ना निकल जाए। जितना आप दूसरों का हेल्प करेंगे भगवान भी आपका हेल्प करता है। तो आशा और उम्मीद है कि वीडियो को जरूर शेयर करेंगे और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। इसका नोट्स लेना है तो 9685299149 पर 9685299149 पर कांटेक्ट कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।